Bismillahirrahmanirrahim. I am your biology teacher, Ms. Munazza Tariq, and I welcome all of you in the foundation semester at the Standard Girls College. In the previous lecture, I have told you about the content of the biology chapters, and I have told you in detail the paper pattern scheme of Gujranwala board of FSC pre-medical. Today I will start the chapter 1. The name of chapter 1 is introduction. That introduction is basically about biology. The first chapter, you know, always is about the introduction of that subject, and this biology chapter of introduction also comprises about what is biology, what is life. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है. तो यहाँ पर बुक का जो पहला क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट इज बायोलॉजी. तो इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि बायोलॉजी क्या है. जी देखिएगा, बायोलॉजी जो वर्ड है, द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस. Bios mean life and logos mean to study. And the literal meaning of biology, is the study of life, is the study of life or study of living organisms. But remember one thing, in biology you will not only study the living things or living organisms, you will also study the non-living things. Why we need to study the non-living things? We study only those non-living things which affect the life. We study those non-living things which affect the life. For example, इसको समझने के लिए देखिएगा, हमारी बॉडी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन से रिस्पॉन्ड करती है. जैसे कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में स्वेटिंग करती है और हम अपने आप को बेटर कंडीशंस जो है वो फील करते हैं. इसका मतलब है कि टेम्परेचर एक फैक्टर है जो लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, और हम टेम्परेचर को भी स्टडी करते हैं. ठीक है, कि कौन सा टेम्परेचर लाइफ के लिए फेवरेबल है. इसके साथ साथ अगर बाहर का टेम्परेचर डिफरेंट है और फर्ज करें कम है या सर्दी है तो हमारी बॉडी शिवरिंग करती है. ठीक है, इसका मतलब है कि लाइफ को टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है. बट टेम्परेचर इज अ नॉन लिविंग फैक्टर, जिसको हम कह देते हैं कि दैट इज एबायोटिक फैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने भी आपके सामने बताया कि बायोलॉजी क्या है. बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस. बायोस मीनिंग लाइफ, लोगोस मीनिंग टू स्टडी. तो लिटरल मीनिंग क्या होगी बायोलॉजी के? स्टडी ऑफ लाइफ. ठीक है, और इसमें मैंने कहा कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करते हैं और साथ ही साथ हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं जो कि हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं, जिसमें मैंने एक कॉमन नॉन लिविंग फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर स्टडी किया, दैट इज़ टेम्परेचर. उसके बाद बात आ जाती है बायोलॉजिस्ट. द साइंटिस्ट हु स्टडी बायोलॉजी या हु स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बायोलॉजिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कह दिया कि हमने बायोलॉजी को डिफाइन कर लिया, स्टडी ऑफ लाइफ, एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी
लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम क्या कह देते हैं? बायोलॉजिस्ट। अब हमने कहा कि बायोलॉजी है स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज बायोलॉजी के बाद जो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज लाइफ। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि लाइफ क्या है। तो यहां पर लाइफ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइफ की कुछ खसूसियात है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसे कहते हैं? खसूसियात। लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ इज अ set of characteristics। अब सबसे पहले देखना ये है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पर आपकी बुक में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड हैं, इनको वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि लाइफ की जो है वो कौन कौन सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले देखिएगा, नंबर 1 कैरेक्टर जो है वो है दैट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। हाईली ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जो भी होगी दैट विल बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि उसमें एक खास तरतीब होगी। क्या होगी? खास तरतीब होना। यानी कि हम सब जो हैं हमें अल्लाह अलमाइटी ने पैदा किया है, तो हमारे अंदर एक बड़ी वेल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कभी भी लिप्स जो है वो आई से ऊपर नहीं हुए। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेचर ने सेट की है और जो है हर ऑर्गेनिज्म जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये लाइफ की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि लाइफ जो है वो हमेशा क्या होगी? हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगी। नंबर 2 दे आर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, एंटिटीज हम कहते हैं चीजों को। लाइफ हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, जैसे कि हम देखें कि अगर हम वाटर को देखें तो वाटर सिंपल स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब है हमें पता लग रहा है कि वाटर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, दैट इज सिंपल। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सैकड़ों मालिक्यूल्स हैं, आगे हम इनको पढ़ेंगे, बायोमालिक्यूल्स हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये याद रखें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर बायोमालिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपोज्ड ऑफ 1 or more cells, 1 or more cells। सेल के बारे में हम पहले भी जानते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लाइफ के लिए जो बेसिक यूनिट हमने डिसाइड कर लिया, जो नेचर ने डिसाइड कर लिया, वो क्या है? सेल। अब ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए, लिविंग होने के लिए सेल होना ज़रूरी है। अब या तो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल 1 सेल से मिलकर बने होंगे, या फिर वो मोर सेल्स यानी मोर देन 1 सेल्स मिलकर बने होंगे। और ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होंगे दैट विल बी कॉल्ड यूनिसेलुलर। उन्हें हम क्या कह देंगे? दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया वगैरह की। ठीक है, तो ये वो क्या है? यूनिसेलुलर है। और मोर सेल्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने हुए हैं वो हमारे पास आ जाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दैट विल बी कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, लेकिन सेल लाजमी जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ देयर ओन कैरेक्टर्स, ऑफ देयर ओन कैरेक्टर्स। जेनेटिक, आपने जीन्स का वर्ड सुना होगा। जीन्स
जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम कहते हैं वरासत को। वरासत की बुनियादी इकाई जो है वो जीन्स है। और जीन क्या है? जिसकी वजह से कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो हम कहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के पास एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स जो है वो होती है। इसका मतलब है कि हर लाइफ के पास, हर जिंदा चीज़ के पास जो है वो जीन्स जो है वो लाजमी प्रेजेंट होंगी। उसके बाद हम कहते हैं कैरी आउट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एंड कंट्रोल, carry out and control numerous chemical reactions, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। दैट विल बी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म ये हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म में टोटल केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहे होते हैं सेल के अंदर उनको स्टडी किया जाता है, लेकिन इसको आगे भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। इसमें कैटाबॉलिज्म आ जाता है। कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होती है केमिकल कंपोनेंट की। एंड द सेकेंड वन इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में हम कहते हैं सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो जिसके अंदर वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें हम सिंथेसिस को स्टडी कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ बन रही है, और कैटाबॉलिज्म को स्टडी करें कि कौन सी चीज़ टूट रही है, तो दैट विल बी कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं, उम्मीद है कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको अब रेज कर रही हूँ ताकि हम फर्दर लेक्चर जो है वो कंटिन्यू कर सकें। देखिएगा, उसके बाद है कि अक्वायर एंड यूज केमिकल एनर्जी। अक्वायर एंड यूज केमिकल एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं और फिर उसको यूज़ भी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो एनर्जी जो है वो कहाँ से हासिल करते हैं, तो दैट एनर्जी दे विल गेन फ्रॉम फूड। एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं? फूड से। फिर सेल के अंदर या बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, या हम कह लें कि रेस्पिरेशन वगैरह के प्रोसेसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है वो ब्रेक डाउन होती है और ऑर्गेनिज्म जो है उससे जो है वो फूड एनर्जी जो है वो हासिल कर लेते हैं फ्रॉम फूड, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर अब हम देखने जा रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन साइज, कैन ग्रो इन साइज। लाइफ जिस चीज़ को भी हम कहेंगे कि दैट इज लिविंग, तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो जो है वो अपना साइज जो है वो इंक्रीज कर सकता है। तो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन साइज, और इसको हम कह देते हैं कि दैट इज ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ। नेक्स्ट हम देखें तो लाइफ की एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स हम कहते हैं बच्चों को। दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देमसेल्व्स, यानी कि वो अपने जैसे जो हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी को कलेक्टिवली कह देते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। लाइफ जो भी होगी उसके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होगी। नेक्स्ट हम कहते हैं दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, चेंजेस इन एनवायरनमेंट।
जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो एनवायरमेंटल चेंजेस जो है उससे रिस्पॉन्ड करेगा। इसको भी मैंने कुछ देर पहले बताया कि हमारी जो लाइफ है इसको कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी अफेक्ट कर रही हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया दैट वाज टेम्परेचर, कि अगर बाहर गर्मी होगी तो हमारी बॉडी उससे भी रिस्पॉन्ड करती है, अगर बाहर सर्दी है तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग भी रिस्पॉन्ड करती है। तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि जो भी लाइफ होगी दैट हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज life has the ability to maintain a fairly constant internal temperature कह लें, इंटरनल एनवायरनमेंट कह लें, कि लाइफ की ये एबिलिटी है कि वो अपने अंदर के एनवायरनमेंट को स्टेबल करने की कोशिश करती है या बरकरार रखने की कोशिश करती है, और इस एबिलिटी को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। लाइफ के पास ये एबिलिटी है कि वो जो है अपने अंदर के एनवायरनमेंट को स्टेबल करने की कोशिश करती है। जैसे कि आपने हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसमें हमारी बॉडी के मोस्ट एंजाइम्स जो हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी बॉडी जो है इस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस। आपने देखा कि सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम भी चला गया, 27, 24। ठीक है, और आप गर्मियों में आएंगे तो देखेंगे कि 42, 43 जो है ये आजकल टेम्परेचर जाएगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है उसकी यही कोशिश होगी कि जो है वो अपना 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है लाइफ की कुछ करेक्टरिस्टिक्स सम अप की हैं। तो एक दफ़ा मैं दोबारा आपको बता दूँ लाइफ क्या है। सबसे पहले हमने बायोलॉजी को पढ़ा। बायोलॉजी इज़ दी स्टडी ऑफ लाइफ। फिर आप ये पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का जो वर्ड है वो टू ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीन टू स्टडी। तो कलेक्टिवली इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ लाइफ। फिर हमने कहा बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? बायोलॉजिस्ट वो होते हैं साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने कहा व्हाट इज लाइफ। ठीक है, बायोलॉजी में हम यही पढ़ रहे हैं कि लाइफ को स्टडी करना है, तो फिर हमें कुछ पता भी होना चाहिए कि लाइफ हम किसको कहेंगे। ठीक है, तो लाइफ की कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई कि लाइफ इज़ द सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, यानी वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये एबिलिटी होंगी, ये सारे करेक्टर्स होंगे, ये सारी खसूसियात होंगी, उन्हीं को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? लिविंग है। सबसे पहले हमने कहा कि वो क्या होते हैं? हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनकी एक बड़ी तरतीब होती है, उनकी एक मॉर्फोलॉजी होती है। ठीक है, जो नेचर ने सेट की होती है। दे आर कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, वो लाइफ कभी भी सिंपल नहीं होती, मोस्टली सिंपल नहीं होती। ठीक है, कंपोस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स में मैंने आपको कहा कि लाइफ या तो यूनिसेलुलर होगी या फिर मल्टी सेलुलर होगी, क्योंकि सेल जो है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है। उसके बाद हमने कहा कि दे कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे स्किन कलर है तो स्किन कलर के लिए भी उनके पास जीन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो वो जीन जो है वो फिर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। तो जीन को हम कहते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कैरेक्टर्स जो हैं या ट्रेट्स जो हैं वो पेरेंट्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग में जा रही हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एंड सेकेंड नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस। ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत बेशुमार जो है वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है इसको भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में होती है जो भी कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिज्म ने इनटेक किया है उसकी ब्रेकडाउन होगी, और एनाबॉलिज्म में उसकी सिंथेसिस होगी। उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे एक्वायर एंड यूज़ केमिकल एनर्जी, यानी जो भी वो फूड खाते हैं पहले तो उसको फूड को वो एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, फिर उसकी ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी हासिल करते हैं। दे कैन ग्रो इन साइज, वो अपना साइज इंक्रीज करते रहते हैं। दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, उनके पास रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। एंड दे रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट एंड दे मेंटेन
द इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट प्रॉपर्टी इज होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लाइफ की कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सम अप कर दी हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जो है आपने प्रोग्राम जो चूज़ किया है दैट इज़ FSc प्री मेडिकल। तो मेडिकल में चूँकि आपने जाना है तो मेडिकल में भी आपको डिफरेंट ब्रांचेस में जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा कर के स्टडी करना पड़ता है। पैथोलॉजी में जाते हैं, पैरासाइटोलॉजी में, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में। तो आपको ये सारी फील्ड जो है इनमें जो है ये वैसे तो MBBS के सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं, फिर आपने कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन करनी होती है। कोई आई सर्जन बनता है, कोई हार्ट सर्जन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बायोलॉजी को हमने खुद ही जो है वो आगे कैटेगराइज कर दिया है। इससे पहले एक बात पीछे जो है वो रह गई है, वो ये कि हम अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहेंगे? वो सारे की सारी वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये सारी खसूसियात साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो। क्या होंगी? साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगी। उसको हम कह देंगे कि वो क्या है? लिविंग है। organisms that possess all these characteristics simultaneously that will be called living। ठीक है, तो ये कुछ जो है ये आपको बताना था कि जिनके अंदर ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी, हम उन्हें कह देंगे कि वो क्या है? लिविंग है। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रही थी मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बायोलॉजी में फर्दर हम स्पेशलाइजेशन भी करते हैं। ठीक है, तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी को डिफाइन कुछ हमने इस तरह से किया कि दैट इज स्टडी ऑफ लाइफ। बट in this field we will not only study the living things but also study the non living things। तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच आ जाती है हमारे पास इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म with non-living things, with non-living things। ठीक है, तो इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि और लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है, कि किस तरह से एबायोटिक फैक्टर्स हम कह देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, दीज आर एबायोटिक फैक्टर्स एंड लिविंग थिंग्स आर बायोटिक। तो यहाँ पर हमने यही स्टडी करना होता है कि क्या इंटरेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में, क्या इंटरेक्शन है, किस तरह से टेम्परेचर जो है हमारी लाइफ को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। उसके बाद अब हमने स्टडी करनी है नेक्स्ट ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी। तो अब हम देखते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ developmental changes from fertilized egg to an individual। So embryology is a branch of science in which we study the developmental changes from fertilized egg to an individual। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है कि यहाँ पर हम कहते हैं कि एग और स्पर्म की फ्यूजन से हमारे पास बन गया जाइगोट। तो दैट विल बी 2n, दैट विल बी जाइगोट। फिर उसके अंदर बहुत सारी क्लीवेजेस होती हैं। ठीक है, जाइगोट के अंदर बहुत सारी क्लीवेज हम कहते हैं डिवीजन को। क्लीवेज किसे कहते हैं? डिवीजन को। इसमें बहुत सारी क्लीवेजेस होती हैं, जैसे कि आपने देखा 1 सेल डिवाइड होगा 2, देन 4, 8 एंड सॉलिड बॉल ऑफ सेल इज फॉर्म, दैट विल बी मरूला स्टेज। मरूला के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्लास्टूला स्टेज, देन हमारे पास आ जाती है गैस्ट्रूला स्टेज,
देन हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनोजेनेसिस, एंड द लास्ट वन इज बर्थ। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टेजेस जो कि हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, जाइगोट से लेकर बर्थ तक की जो स्टेजेस हैं, दैट विल बी स्टडीड इन एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, उसमें मरूला क्या है, ब्लास्टूला क्या है, इंशाल्लाह ये आप सेकेंड ईयर के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस जो हैं ये आपने पढ़नी है। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मुझे ये बताना पड़ा, आपको एक ओवरव्यू देना पड़ा कि एम्ब्रियो से या फर्टिलाइज्ड एग से जो इंडिविजुअल बनता है, ठीक है, दैट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड दैट विल बी स्टडी इन FSC Part 2 and that branch of biology is the embryology. Then the next branch is physiology. What is physiology? Physiology is the study of normal functioning of the body is the फिजियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हार्ट का क्या काम है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट पंप्स ब्लड। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। स्टमक का काम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो ये है फिजियोलॉजी। नॉर्मल फंक्शंस इनके क्या हैं। इसके पैरेलल एक और टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। दैट टर्म इज पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज कंडीशंस। स्टडी ऑफ डिजीज्ड कंडीशन इज नोन एज पैथोलॉजी। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट जो हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं उन्हें हम कह देते हैं फिजियोलॉजिस्ट। और जो है डिजीज़ कंडीशंस जो है, जैसे कि स्टमक अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा तो जैसे डिस्पेप्सिया वगैरह है, बदहज़मी वगैरह है, तो जो भी उसको डील कर रहा होगा दैट विल बी पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ ली, इकोलॉजी की पढ़ ली, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड शेप। ऑर्गेनिजम्स की क्या फॉर्म है, क्या शेप है, आपने देखा बर्ड्स की अपनी मॉर्फोलॉजी है, मैमल्स की अपनी मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिजम्स की जो है वो एक प्रॉपर मॉर्फोलॉजी है जो कि अल्लाह अलमाइटी ने बनाई है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी या तो एक्सटर्नल होती है कि आप उसको बाहर से देखकर बता दें, ठीक है, कि बाहर से इंसान कैसा नज़र आ रहा है। ये फ़िश जो है आपने देखी है कि फ़िश की कैसी बॉडी है, फ्यूजी फॉर्म है। ठीक है, ये आगे आप इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। ठीक है, तो जब आप इंटरनल आप कैसे स्टडी करेंगे, जैसे अगर आपने फ़िश के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है तो आप फ़िश डाइसेक्ट करेंगे, यानी फ़िश को कट करेंगे। ठीक है, फिर आप उसका स्टमक निकालेंगे, लीवर, ठीक है, इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरह से आप उसके डिफरेंट रीनल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो आप डिफरेंट सिस्टम्स उसके स्टडी करेंगे थ्रू डाइसेक्शंस। तो दैट इज़ एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी आप कैसे करेंगे, थ्रू डाइसेक्शन। ठीक है, इसके लिए आपको ऑर्गेनिजम्स को डाइसेक्ट करना पड़ेगा, यानी कट करना पड़ेगा, तभी आपको उसके जो है डिफरेंट जो उसके सिस्टम्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आप उसको जो है वो स्टडी कर सकेंगे। नाउ द लास्ट ब्रांच जो मैं आज आपको बताऊंगी दैट इज़ पैलियोंटोलॉजी। That is paleontology. Paleontology is the study of fossils. चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं। पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, दीज आर द डेड
रिमेन्स हम कहते हैं बकाया जात या डेड बॉडीज आप कह लें, ठीक है। डेड रिमेन्स आर डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड इन पास्ट, जो कि माजी में रहते थे और अब मौजूद नहीं है, ठीक है। तो उनकी कुछ ना कुछ बकाया जात, उनकी कुछ ना कुछ डेड बॉडीज़, उनके कुछ बोन्स, ठीक है, किसी का कोई टीथ हमें मिला है, ठीक है, तो वो उनके फॉसिल्स हैं। जैसे आपने देखा डायनासोर्स को वैसे तो किसी इंसान ने नहीं देखा, लेकिन उनके स्केलेटन्स हमें मिले हैं, तो उनसे हमने उनकी एक जो है वो मॉर्फोलॉजी जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की मदद से बनाई है, ठीक है, तो वो फॉसिल है, ठीक है। तो पैलियोंटोलॉजी में स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। तो पैलियोंटोलॉजी जो है इसकी फर्दर 2 ब्रांचेस हैं, पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। अगर आप प्लांट्स के फॉसिल्स को स्टडी करेंगे तो दैट विल बी पैलियोबॉटनी, और अगर आप एनिमल्स के फॉसिल्स को स्टडी करेंगे तो दैट विल बी पैलियोजोलॉजी, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको कुछ ब्रांचेस, कुछ स्पेशलाइजेशन जो है वो बायोलॉजी की आपके सामने आपको बताई हैं, ठीक है, जिसमें इकोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, पैलियोंटोलॉजी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ब्रांचेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो काइंडली इस लेक्चर को लाइक करें और अपने कमेंट्स से हमें बताएं कि हम किस तरह से इस लेक्चर को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।